नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बढ़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 24,650 के करीब। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और मारुति ने भरा जोश। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है आउट परफॉर्म। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में फ्लैट कारोबार। आज के बिग स्टॉक्स में शामिल शेयरों का जलवा। दमदार नतीजों के बाद मुथूट फाइनेंस में करीब 10% ज़्यादा का उछाल। साथ ही जुबिलेंट फूड्स और विशाल मेगा मार्ट में भी रौनक कायम। स्पॉटलाइट में शामिल डॉक्टर रेड्डीज ने भी अच्छी खरीदारी। मेटल और डिफेंस शेयरों में आज दिख रहा है दबाव। करीब 1% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। मेटल में 2 से 3% फिसले वेदांता, टाटा स्टील और एनएमडीसी। वहीं आईटी और एनबीएफसी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। फार्मा पर ट्रंप के नए ऑर्डर से फार्मा शेयरों का जोश हाई। करीब 1% उछला फार्मा इंडेक्स 2 से 3% तक उछले और विंडो फार्मा, ग्रेनुअल्स, दिवीज लैब जैसे शेयर। ट्रंप ने क्रिटिकल ड्रग्स एपीआई का 6 महीने का स्टॉक रखने का दिया है आदेश। मिनिमम बैलेंस को लेकर सीएनबीसी आवाज़ की मुहिम लाई रंग। आईसीआईसीआई बैंक ने 5 गुना मिनिमम बैलेंस बढ़ाने का फैसला लिया वापस। शेयरों में 50,000 के बजाय अब 15,000 होगी लिमिट। और सोलर एनर्जी में भारत ने हासिल किया बड़ा मुकाम। सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 100 गीगावाट पर पहुंची। पीएम मोदी ने बताया आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। कोई नहीं। चलिए, अब आपको क्रम बताते हैं इस शो में। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ निर्मल बैंक से विकास सालुंके जुड़ेंगे। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर भी मौजूद होंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा से मार्केट के मेगा ट्रेंड्स पर बातचीत करेंगे। साथ ही बाजार के टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान होंगे। सोलर एनर्जी में भारत ने बड़ा मुकाम हासिल किया, जिसके बारे में बताने के लिए लक्ष्मण रॉय जुड़ेंगे हमारे साथ। ये सब कुछ ही देर में शो में, लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। मार्केट फिर से डे हाई से कोलैप्स होता हुआ देखिए। ये थोड़ा सा मार्केट इस समय 24,662 के आसपास आकर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और बैंक निफ्टी भी 55,400 के पास जाकर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखता हुआ यहाँ पर। और मिड कैप में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। शायद ये लॉन्ग वीकेंड से पहले थोड़ी नर्वसनेस कह लीजिए इसको। 200 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन, अब वो लाइन क्रिस क्रॉस हो गई है डिक्लाइंस के फेवर में। इस समय आपको डिक्लाइंस नजर आएगी। लिस्टिंग हो चुकी है जेएसडब्ल्यू सीमेंट की 4% ऊपर और ऑल टाइम प्लास्टिक की करीब 15% ऊपर। आशीष चौहान जी, पार्थ जिंदल जी और सजन जिंदल जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय। और ये इस समय एक लिस्टिंग पूरी होती हुई मार्केट। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी जलवा कायम है। वैसे मुथूट फाइनेंस अभी भी 10% ऊपर, मन्नापुरम 3% ऊपर, इन्फो एज में अच्छे मूव्स, नुआमा वेल्थ, इन्फोसिस, पूनावाला फिनकॉप, एबी फैशन, विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेज़ी है। लेकिन कुछ मंदी वाले स्टॉक्स भी हैं। मैक्स हेल्थ केयर 3.5% नीचे। आई थिंक कल नंबर्स आए थे मैक्स के, शायद मार्केट को पसंद नहीं आए। एचपीसीएल में आई थिंक थोड़ा एडजस्टमेंट है वहाँ पर एचपीसीएल में डिविडेंड का। इसके अलावा एनएमडीसी, टाटा स्टील, वेदांता, यहाँ पर आपको थोड़ी सी करेक्शन दिखाई देगी। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक लेते हैं जरा इन स्टॉक्स पे व्यू। पैनल का विकास सालुके से देकर फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़े हैं इस वक्त। विकास, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है। जन्माष्टमी की और स्वतंत्रता दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बताइए, आपकी 2 कॉल्स क्या रहेंगी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, और कृष्ण जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे की सबकी शुभकामनाएं, और सब व्यूअर को भी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप अभी भी एक दायरे में अटकते हुए देखने मिल रहा है। 24,670-80 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। अगर ये क्लियर होता है तो ऊपर की एक नई रेंज ओपन होते हुए देखने मिलेगी। बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मेरा जो रुझान है वो पॉजिटिव साइड में है। मेरा फर्स्ट बाय कॉल रहेगा लॉरेस लैब। लॉरेस लैब में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा एक अच्छा अप मूव यहाँ पे देखने मिला है, और हमने 2-3 दिन पहले इस स्टॉक के ऊपर बात भी की थी, और मुझे लगता है ये और भी कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में यहाँ से जो इमीडिएट टारगेट निकल के आ रहा है 892 के आसपास का है, तो 892 के टारगेट के लिए लॉरेंस लैब को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। नीचे में 862 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी इंट्राडे में बन चुका है, तो उस सपोर्ट के इसको स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है। दूसरा मेरा बाय
कॉल रहेगा आईटी में। विप्रो मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है। डेली चार्ट में जो आरएसआई एक पॉजिटिव और सोल्ड जोन से एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ऊपर में 258 260 के आसपास के टारगेट यहाँ पे विप्रो में आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में अभी भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट 238 के आसपास बन चुका है, तो 238 के स्टॉप लॉस से विप्रो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 258 के टारगेट। ओके, चलिए अब सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक्स? सचिन, आप शायद म्यूट पर हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और आपके पिक्स? और अनुज जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एज वेल। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। पिछले 2 दिन का अगर हम डेटा देखें तो जो रेंज है निफ्टी की वो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आई है, बट आइदर साइड ब्रेकआउट यहाँ पर अवेटेड होगा। 24,700 के आसपास एक काफी क्लियर रेजिस्टेंस है। जब तक ये पार नहीं होता तब तक मोमेंटम की गुंजाइश नहीं होगी। एंड ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है 24,550 के आसपास, मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट बेस है। उसके नीचे की एक्सपायरी नहीं बनती, तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में आज थोड़ा सा समय निकाल सकता है मार्केट। तो इसीलिए एक लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन आपको मेंटेन करनी है मार्केट में। जिस तरीके से डेटा है, बजाज फिनसर्व में काफी दिनों से लगातार एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस रही थी, बट पिछले 2 दिनों से अगर हम डेटा देखें तो वहां पर कुछ अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस नजर आए हैं। एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने एस्टैब्लिश किया है। एंड जिस तरीके से आरएसआई में एक कन्वर्जन हुआ है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व के काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1905 पे लगाना है। ऑन द हायर साइड इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 1970 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में यहाँ तक एक अच्छी रैली बन सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी बजाज फिनसर्व के काउंटर में। ऑन द कॉन्ट्ररी, पेटीएम में एक काफी अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मुझे लग रहा है कहीं जाकर टर्मिनेट हो रही है। कल के सत्र में एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आया था। डेली चार्ट्स पे अगर देखें तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आरएसआई पे ऑलरेडी एग्जिबिट हो चुका है। सो जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 1160 के आसपास एक काफी फर्म रेजिस्टेंस है। सो 1163 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1125 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1100 का। बेचने की सलाह होगी पेटीएम के फ्यूचर्स में। ओके, बेचने की सलाह होगी पेटीएम के फ्यूचर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके पोर्टफोलियो में समृद्धि के रंग भरने के लिए हमारे साथ मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या कर रहे हैं। समीर जी, गुड मॉर्निंग। क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से इस मार्केट को? और क्योंकि आप देखें तो 1 साल से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए और काफ़ी एफआईएस की सेलिंग भी रही है। आपके हिसाब से इस समय मार्केट कैसा प्लेस्ड है? अगर आप 1 साल का पीरियड लें तो बिग पिक्चर में कह सकते हैं कंसोलिडेशन आफ्टर 2 years ऑफ गुड रिटर्न्स। लेकिन अगर आप करंटली रिसेंटली कहें कि अब क्या इशू है जबकि वर्ल्ड ने मार्केट्स अच्छा कर रही हैं, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि एफआई सेलिंग का इतना बड़ा रोल गिना जाएगा अगर आप पूरा पीरियड लें, क्योंकि जनवरी एंड से एफआई की क्यूमुलेटिव सेलिंग नहीं हुई है, शायद प्लस माइनस जीरो है। वो तो हमारे थोड़े रिजल्ट्स खराब थे, और सेकंड ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो सरप्राइज वो दिया कि 25% टैरिफ और लैंग्वेज यूज की और फिर एक और 25%, उससे मूड खराब हो गया थोड़ा सा। तो आई वुड थिंक कि अगर आप जो भी रीजन दे सकते हैं दे लें, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, लेकिन 5 7 10% का इस पीरियड में गेन हो सकता था जो नहीं हुआ। और आगे जाके 1 साल तो अभी भी रिटर्न थोड़े मॉडरेट रहेंगे। मैं कहता हूँ नॉर्मली कि अगर डबल डिजिट हो जाए एनुअलाइज तो बहुत बढ़िया है, मतलब 10% ओवर द नेक्स्ट 6 9 months एनुअलाइज्ड, नॉट 10, बिकॉज उस रेंज में अर्निंग्स ग्रोथ है आजकल। और उसके बाद वी हैव टू सी मोर कि भाई कंज्यूमर सेक्टर थोड़ा अच्छा करे, दैट आईटी सेक्टर के अर्निंग्स अच्छी हों, और फाइनेंशियल सेक्टर एंड पर्टिकुलरली बैंक्स की अर्निंग्स फिर 12 14 15% की तरफ जाएं, तब नेक्स्ट राउंड होगा। लेकिन इसमें दुखी होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज आपको अपने रिलेटिव चॉइसेस से देखनी होती है। तो पहले अगर आप 5 10 साल पहले देखते तो जी 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड 9% था, तो हम कहते थे आपको 14 15% मार्केट से रिटर्न मिलना चाहिए।
अब वो रिटर्न वो रह गया 6 6.5%, तो आपको 11 12% मिलना चाहिए। अब वो स्लो डाउन से कह लें तो स्लो डाउन से अर्निंग्स भी कम हो गई, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए, या आपका इन्फ्लेशन कम हो गई तो नॉमिनल ग्रोथ कम हो गई, तो नंबर 12% 11% लगने लग गए, अर्निंग्स ग्रोथ थे उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट कम हो गए। तो सब चीजें रिलेटिव टू ईच अदर चलती हैं, उस हिसाब से इट इज ओके। ओके। अच्छा, समीर जी, एक चीज़ पूछ रहा था आपसे, ये आप में और दिनशो जी में कंपटीशन चल रहा है क्या कि ज़्यादा रंग बिरंगा चश्मा कौन पहनेगा? ये जी, काफ़ी ये पहले काफ़ी मैंने शुरू इंटरेस्टिंग है। किया था, ये मैंने हाँ। शुरू किया। फिर लास्ट ईयर दिनशा रानी ने मेरे को compete करने के लिए यूरोप से एक चश्मा खरीदा। मैंने उसी दुकान से जाके तो ये वाला खरीदा, उसी के स्टाइल का। अब हाँ। क्योंकि मैंने कहा कि ये जिसने शुरू किया है उसको आगे कोई आके compete करे, तो फिर मुझे ये जरा जोश आ गया। यूरोप में कहाँ से है समीर जी? ये नीस में है जी, नीस में। अच्छा, ठीक है। हाँ, नीस। तो मैंने उसकी खैर। दुकान का वो किया, आई कैन टेल यू द नेम लेटर। तो हाँ। मैंने उसको वहां से फोन भी किया, उसने उठाया नहीं। मैंने कहा मेरे को समझ आ गया तूने इस दुकान से लिया है, बिकॉज हिज चश्मा वाज आल्सो देयर एंड नॉट हाँ, इजी टू। ठीक है। नीस फ्रांस में एक ब्यूटीफुल सिटी है, मैं कभी गया नहीं, मैंने सिर्फ नाम सुना है, लेकिन अच्छा, it is बहुत ठीक बढ़िया है, है। कभी जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर। चलिए, बात ट्रैवल और टूरिज्म की हो रही है, तो इस स्पेस में भी आपने काफ़ी पैसा बनाया था, होटल्स में, इन सब में, एविएशन में। अभी भी हैं यहाँ पर? अभी हैं स्टॉक सारे हैं, लेकिन क्या है कि अब आजकल स्टॉक ही वाले चल नहीं रहे। इंडियन होटल नहीं चल रहा, लेमन ट्री भी नहीं चल रहा। लेकिन क्योंकि अगर आप बिग पिक्चर में देखें कि अब लोग कंज्यूमर कहाँ जा रहे हैं, ग्रोथ कहाँ जा रही है, अगर आप इंडिया की प्रायोरिटी भी देखें कि अ, अब इंडिया क्या नेक्स्ट करे, जिससे आप कोई नया सेक्टर जिसमें फोकस करें, जिसमें जॉब्स हों, जिसमें कोई लार्ज लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व किया जाए, और साथ में इंडिया के पास स्ट्रेंथ हो, लेकिन समहाउ फोकस नहीं है। वो खाली आसान, सबसे आसान सेक्टर टूरिज्म है, जिसमें वी हैव एवरीथिंग, लेकिन समहाउ कोई विल नहीं है। तो उसके लिए भी ठीक है, बट जनरली ऑल्सो हम तो कहते हैं जी फॉलो द मनी, and the money of the public is going into all these things rather than into buying कि हमने सोप खरीद लिया। पहले हम 90s में, जब मैं अलायंस में होता था और मेरा ऑफिस होता था इंडेज हाउस मुंबई में, तो हम देखते थे बाहर बारिश, अगर हमारी खिड़की के बाहर बारिश है तो हम लीवर खरीदेंगे। अब वो सब दिन खत्म हो गए कि बारिश आ जाएगी तो लोग कंज्यूमर स्टेपल्स में एक शैम्पू या एक टूथपेस्ट और खरीद लेंगे। अब ये सब पैसे इन चीजों में ज्यादा खर्चे जाते हैं लोगों के, इन चीजों में, नॉट नेसेसरली ओनली ट्रैवल, बट इट्स अ बिग थीम। एंड ऑल्दो स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया एक आध साल से। बिल्कुल। अच्छा समीर सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो बीते एक महीने में अमेरिका और भारत के बीच में जो डिफरेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, 50% के टैरिफ, उसके बाद आपके रोज के स्टेटमेंट्स, मतलब आपको क्या लग रहा है, आई मीन ये चीज़ें कब तक सही होंगी और इसका मार्केट्स पे इम्पैक्ट कैसे दिख रहा है? मतलब क्या क्या टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं आप जिसमें ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी? सो इसमें जी मार्केट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा शायद ना हो, और जो होना था वो थोड़ा बहुत हो गया, बिकॉज इसमें डायरेक्टली लिस्टेड स्टॉक्स बड़े कम हैं जिन पे आप इम्पैक्ट करो। जैसे अब हमारे पास गोकुलदास था, वो गिर गया 25 30%, अब क्या करें उसका। बट बिग पिक्चर में अगर आप देखें कि अगर आप बोलें कि जी श्रिम्प एक्सपोर्ट होते हैं, कारपेट एक्सपोर्ट होते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है, अब इसके जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, यू नो स्मॉल वाली जॉब्स, उन सब पे इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अब आप अगर उसको इकोनॉमी के टर्म्स में करें तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। दैट इज दिस वे ऑफ दीज मार्केट्स। मार्केट्स इंडिविजुअल स्टोरीज को नहीं देखते, ऑल्दो देयर बी मेनी बिजनेसेस, मेनी पीपल जिनकी 1 2 साल खराब हो गए जिंदगी के, लेकिन मार्केट के हिसाब से हम कहेंगे कि जी हमारे को पहले तो बताओ हमारे कौन से स्टॉक को फर्क पड़ा। सेकेंडली अगर आप बोले कि जीडीपी जी 6.5 नहीं है, 6.2 है, हम कहेंगे उसका हमें समझ ही नहीं आया, मतलब कि हमने कौन सा ऐसा स्टॉक खरीदा था जो 1 to 1 जीडीपी से हमने रिलेट किया था। बिग पिक्चर में था बट नॉट लिटरली। तो इसलिए स्टॉक मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑब्वियसली इंडिया को, इसलिए मैं टूरिज्म वगैरह का बोल रहा था कि इंडिया को अब मतलब और नए सेक्टर और नई थीम्स जिसमें कोई स्टार्टिंग स्ट्रेंथ हो, और जिसमें पता है कि ये चीजें अगर आप फिल कर देंगे तो ये चल जाएगा, उसमें सबसे इजीएस्ट इज दिस। बट ऑब्वियसली मार्केट के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन अब जिसका काम ही यही था वो गया बेचारा थोड़े दिन के लिए। हाँ, अच्छा सर, ये जो
ट्रम्प साहब टैरिफ टूल को यूज़ करते हैं। अब उन्होंने फार्मा पे भी कहा कि जनाब 250% लगा दूंगा, 200% लगा दूंगा। अब वो कह रहे हैं क्रिटिकल ड्रग्स की एपीआई का 6 महीने का आप कम से कम नहीं तो आप स्टोर स्टोरेज करें। रखिए। हाँ, ये फार्मा पे रीडिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि फार्मा और हेल्थ केयर इंक्लूडिंग ऑल हॉस्पिटल स्टॉक्स, इन्होंने पैसा तो बना के दिया है, एंड मोस्ट स्पेशली पिछले 1 साल में हॉस्पिटल स्टॉक्स ने तो बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं अभी? सो एक मिनट बिफोर दैट, सो ये जो जो यूएस रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उसमें पहले तो ये नहीं अज्यूम कर सकते कि ये 50% टैरिफ बड़े साल या बड़े महीने रहेगा। एज ऑफ नाउ तो ये नहीं अज्यूम कर सकते, करेक्ट। सेकंड, ये भी नहीं अज्यूम कर सकते कि अगर आपका यूएस में एक्सपोर्ट 2.5% है और उसमें 30-40 पता नहीं कितने परसेंट कम हो गया, तो इसलिए 0.7, 0.6, 0.5% जीडीपी कम हो गई, कि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। दैट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट कोई और इनिशिएटिव्स नहीं लेगी जिससे 10.1% जीडीपी इंप्रूव हो जाए, कोई रिफॉर्म, कोई जो चीजें अटकी हुई थी, या कि एक्सपोर्टर, अब वो यूएस नहीं एक्सपोर्ट करता तो वो ना इंडिया में बेचेगा ना उसको किसी और कंट्री में बेचेगा, वो अपना चुपचाप बैठ जाएगा। इसलिए मार्केट का रिस्पॉन्स होगा कुछ उसका, तो इसलिए वो इम्पैक्ट इवन कम होगा, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। अब अगर डायरेक्ट जिस सेक्टर में होगा उसके लिए, उस स्टॉक के लिए फॉर सम टाइम होना है ना। फार्मा सेक्टर में क्या है, आपने अगर हमारा पोर्टफोलियो, हम तो ज्यादा बिलीव करते हैं हॉस्पिटल वाले में, बिकॉज हमें एज ए समझ आनी चाहिए इसमें। फार्मा में विच यू आर एक्सपोर्टिंग, उसमें हर वक्त ही आप या तो नई चीज डिस्कवर करें, नई ड्रग करें या कुछ करें, या बिग पिक्चर में आप सीडीएमओ का कोई स्टॉक ले रहे हैं। But beyond a point, I find hospital stock as a secular trade and pharma stocks as one by one, कि इस स्टॉक को इसके पास ये है इसलिए इसको फायदा है। इसलिए उसमें हम दिनशा रानी जी पे ज्यादा रिलाय करते हैं, क्योंकि वो हमारे 2000 से, इवन अलायंस डे से फार्मा एनालिस्ट थे पहले। कहाँ से कहाँ पहुंच गए फार्मा एनालिस्ट चूज होने से। नहीं वो तो है खैर बिल्कुल, और मार्केट भी ज़्यादा उन पर रिलाई कर रहा है आजकल। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही पैसा डाल रहे हैं, एफआईआईज तो लगातार पैसा खींच रहे हैं। ये ट्रेंड कब तक रहेगा समीर जी? आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, आपने तब कहा था कि जो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स री इंट्रोड्यूस हुआ था उसने पूरा का पूरा मामला ख़राब किया था, लेकिन उसको एक बार सेट असाइड भी करें। एफआईआईज लौटेंगे क्या भारत में, या फिर मुझे अभी लगता है हमें 100% लौटेंगे। और वैसे भी इतना उस हिसाब से अगर आप देखें लास्ट ईयर और इस ईयर, सो 2 महीने में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई। वन वाज सितंबर ऑफ 24 और दूसरी हुई जनवरी ऑफ दिस ईयर 25। तो दोनों महीने का आप अगर बिग पिक्चर, अब क्या पता होता है क्यों बेचा, बट इन 2 महीनों में मोर देन $22 बिलियन बेचा। एंड द इजीएस्ट लॉजिक इज कि वो यूएस मार्केट में एक्साइट होके पैसे डाल रहे थे, बिकॉज सितंबर में आप कह सकते हो कि ट्रम्प का विन थोड़ा क्लियर हो गया था, इसलिए लोग डाल रहे थे। और जनवरी में बिकॉज वो हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑन यूएस मार्केट। तो उसके बाद से अगर आप देखें, आप कोई भी टाइप करके देखें नंबर्स, यू कैन सी कि द वर्ल्ड थोड़ा सा यूएस से डाइवर्सिफाई अवे हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, अगर आप देखें वर्ल्ड एक्स यूएस ईटीएफ्स, अगर आप देखें फ्लोज इनटू इमर्जिंग मार्केट्स, या जनरली आप देखें कि करेंसी कितनी डिप्रिसिएट हो गई है डॉलर की, या आप देखें कि राइट नाउ इवन टिल यस्टरडे, जिसमें यूएस मार्केट हैज डन वेरी वेल दिस ईयर, द वर्ल्ड इंडेक्स एक्सक्लूडिंग यूएस हैज बीटन यूएस। ये पहले कई साल तक नहीं था कि यूएस यूज्ड टू कीप आउट परफॉर्मिंग, एंड अब लोगों को लगता है कि काफी हाइट ऑफ दैट यूएस एक्सेप्शनलिज्म हो गई है। तो मेरे हिसाब से अब देखिए, वर्ल्ड में अराउंड 65% ऑफ द मनी इज इन यूएस, 35% इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो 2-3% भी शिफ्ट हो गया, मुझे लगता है उससे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं बट 4-5% हो सकता है ओवर 2 इयर्स, तो ये 3-1% इज टू गो ऑन द 35% बेस। मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के फ्लोज 8-10% बढ़ सकते हैं। उसमें फिर जिस जिस कंट्री की लॉजिक होगी, इंडिया की भी लॉजिक है उसमें, ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज टैरिफ हो गया तो इंडिया में नहीं आएंगे। हो सकता है कोई आगे करेगा कोई पीछे करेगा, बट नेट नेट मुझे नहीं लगता कि एफ की सेलिंग होगी बियॉन्ड। ऑफ कोर्स ये सरप्राइज ही था, बिकॉज 15 दिन पहले तक हम सोच रहे थे कि वील बी बिग बेनिफिशियरीज ऑफ दिस टैरिफ। तो अब इसको क्रॉस कर रहे हैं, करना पड़ेगा, 1-2 महीने और लगेंगे। बट एफ फ्लोज अगर नेगेटिव ना हो और एक्चुअली थोड़े बहुत पॉजिटिव हो, जो कि नॉर्मल एक्सपेक्ट होता है और कर सकते हैं आप, फिर इंडियन मार्केट नहीं गिरेगी और फिर डोमेस्टिक फ्लोज की इंपैक्ट बढ़ जाती है। इसलिए मिड कैप्स अच्छा करते हैं, स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, बिकॉज लोगों को कंफर्ट है कि लार्ज कैप्स आपके सिर पर नहीं गिर रहे हैं, जो कि सितंबर और जनवरी में लग रहा था। इसलिए सितंबर टू जैन फेब में
22 बिलियन की जब सेलिंग हुई 2 महीनों में और बीच के महीनों में प्लस माइनस जीरो, तो हमारी मार्केट गिर गई। और जब वो बड़ी वाली मार्केट गिरती है तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप और ज्यादा गिर जाते हैं। बिल्कुल। तो इस समय फ्रेश अगर आपको मौके ढूंढने हो समीर जी, तो कोई फ्रेश आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है अपने पोर्टफोलियोज में, आप टॉप अप कर रहे हैं? मतलब कोई फ्रेश नहीं नहीं नहीं, आइडिया हम तो आपको जो ढूंढते हैं, क्योंकि क्या है, हम तो रीसेंट सक्सेस से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर जब हम थोड़ा कुछ खराब हो जाए तो फिर हम तो डर के सोच सोच के कर रहे हैं। अभी हमारे 5-6 स्टॉक्स जो हमने डिस्कवर किए, हम कहते हैं जोमाटो लीजिए, पेटीएम लीजिए, कार ट्रेड लीजिए, एथर एनर्जी लीजिए, ये सारे नई डिस्कवरीज थी। लेकिन आपको ये पता है कि हम चीजें बड़े डिसिप्लिन से करते हैं, इन द सेंस कि कोई, हम इतना शोर मचाते हैं जोमाटो जोमाटो, लेकिन अगर आप हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड में वेर इट इज पब्लिक, यू कैन सी कि वो 3.5% भी नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से वेट। तो हम ये नहीं करते हैं कि अगर हमें अच्छा पसंद है तो 10% ऑफ आवर फंड होना चाहिए, बिकॉज हमारे हिसाब से काफी स्टॉक्स अच्छा करते हैं व्हेन यू आर डिस्कवरिंग देम। ना हम ये भी नहीं करते कि आप पुराने स्टॉक्स ले लिए तो उसी के साथ पूरी जिंदगी निकाल दे, जो कई फंड्स वो मॉडल में चलते हैं। तो हम हर वक्त ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हम उसको करते 2%, 2.5%, 1.5% से शुरू करते हैं। फिर जब कॉन्फिडेंस आता है और वो कंपनी परफॉर्म करती है, तब हम और करने को तैयार होते हैं। लेकिन आजकल तो हमारे पोर्टफोलियोज पब्लिक हैं, एटलीस्ट डोमेस्टिक वालों के, तो आप उसमें देख के देखिए। बट वी आर ऑलवेज सर्चिंग एंड ऑलवेज विलिंग। और हम पैसे म्यूचुअल फंड में कैश रखेंगे जीरो, और हमारे ऑफशोर फंड में जीरो। लॉन्ग, आजकल हम लॉन्ग ओनली ऑफशोर फंड भी करते हैं, जीरो, हर जगह जीरो कैश। हर जगह जीरो कैश। लेकिन आपका बैकग्राउंड में रीड कर रहा था समीर जी, मैं, मुझे अक्सर आदत है बैकग्राउंड रीड करने की। सच एक कलरफुल बैकग्राउंड, चश्मे का रंग नीला है, नीली शर्ट, और यहाँ पे फ्लैग, बैकग्राउंड में दिख रहा था ये भी देख फ्लैग है। लीजिए, ये जरा हाँ क्राउड बिल्कुल में मिक्स बिल्कुल। हो रहा है और उसमें, डिजाइन में। आपके टर्मिनल के नीचे जिसे कहते हैं ना फेंग शुई डेकोरेशन के लिए, जो लाफिंग बुद्धा के 6 वो होते हैं ना, अच्छा, वो नजर आ रहे हैं आपको? वो रखे हुए, मैं स्क्रीन पे देख रहा था। अरे मैं देख रहा था लाफिंग बुद्धा 6 जो वो जो स्टैचूज हैं, जो डिफरेंट ब्लेसिंग्स के लिए, जैसे वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अरे आप अपने घर ऐसे में नजर आ तो रखें। अम्ब्रेला भी बड़ी कलरफुल है, मुझे नजर आ रही है। वो अम्ब्रेला मैं अनुज से कहने वीरो, वाला था, बारिश को बड़ी लग रहा है ना। वीरो, ये तो वो आप मैंने समीर ध्यान जी नहीं दिया, का, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ। ये तो आप समीर जी का ऑफिस देख रहे हैं। आप समीर जी के घर जाइएगा, उसमें वो जो उन्होंने वॉल बनाई है, मैंने फ़ोटो खिंचाई थी उसके साथ जब वहाँ पर वो एक क्या था, वॉल ऑफ, नाम भूल गया मैं समीर जी, क्या नाम था उसका, वॉल ऑफ समथिंग ना। वो था लेजेंड्स बार। हाँ, लेजेंड्स बार। हाँ हाँ, तो वहाँ जाइएगा। चलिए समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अच्छा लगता है आपसे बात करके। हैप्पी जय हिंद, जन्माष्टमी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी आपको भी सर, जन्माष्टमी, जय आपको भी हिंद, सर, थैंक आपको यू भी सो सर। मच। ओके, हाँ, थैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं तो एक और बड़े सेक्टर की बात करते हैं। क्लीन एनर्जी सेक्टर में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोलर पावर के लिए ज़रूरी सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसे बड़ी कामयाबी बताया है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं और पूरी डिटेल जानते हैं। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल ये सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जब मुहिम शुरू की थी तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो सोलर पीवी मॉड्यूल लगाते हैं वो कहाँ से आएगा। इंपोर्ट निर्भरता काफ़ी ज़्यादा थी, चीन से इंपोर्ट करते थे। तो सरकार ने यहाँ पे पीएलआई जैसी स्कीम लाई जो करीब 24,000 करोड़ रुपए की थी। अब वो रंग लाने लगी है और अब सरकार ने यहाँ पे ऐलान किया है कि पीवी मॉड्यूल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, सोलर पीवी मॉड्यूल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि इस वजह से है कि 2014 से तुलना करें तो 2014 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 2.3 गीगावाट थी, जो अब बढ़ करके 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। और ये खासतौर से अप्रूव्ड लिस्ट जो होता है मॉडल्स का और मैन्युफैक्चरर्स का, उसकी क्षमता यहाँ बताई जा रही है। तो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 6 साल में इंपोर्ट में करीब 65% तक की कमी आई है और ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम की तरफ एक बड़ी कामयाबी के तौर पर बताया है। ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत के दृढ़ संकल्प को बड़ी कामयाबी के तौर पर बताया है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं जो प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने इसको प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही मुहिम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम को इसका श्रेय दिया है। और प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा है कि 2030 तक
500 यानी 500 गीगावाट फॉसिल फ्यूल का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम का एक ठोस प्रमाण यह है कि हम लोगों ने सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 100 गीगावाट तक पहुंचा दी है। तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी। बड़ी कामयाबी। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान जुड़े हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, बताइए आपकी आज के पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। और सबसे पहले आप सबको जन्मदिन अपना इंडिपेंडेंस डे एज वेल एज जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मार्केट की अगर बात करें तो देखिए, मार्केट में जैसे कि रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है टू अंडरस्टैंड दी पैटर्न की पैटर्न क्या बन रहे हैं। और अगर इस शॉर्ट टर्म टाइम पैटर्न को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट टर्म पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि मार्केट ने एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन बनाया है, जिसे हम एंडिंग डायगोनल बोलते हैं। और ऐसे फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब ब्रेकआउट होता है तो उस फॉर्मेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उस हाईएस्ट पॉइंट तक मार्केट जाने की कोशिश करता है। और इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का हाईएस्ट पॉइंट है 24,950। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इज ऑल सेट रेडी टू मूव टुवर्ड्स 24,950 बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टनिटी एंड देर इज लॉन्ग वीकेंड। मुझे लग रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर हम 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे लगता है बहुत ही फेवरेबल है। हम 24,900 950 के लेवल्स आने वाले कुछ एक या दो दिनों में हम देख सकते हैं। डाउन साइड काफी कम है, तो बाय ऑन डिप्स या करंट लेवल्स में भी हम खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी पर जो कि 55,000 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड कर रहा है, आपका व्यू क्या है श्रीकांत यहाँ पे? मतलब इस प्राइस पे अगर थोड़ा सा काउंटर रिस्क लेना हो तो क्या पिक करना चाहिए प्राइवेट में, पीएसयूज में? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी खरीद के चलना चाहिए वीरेंद्र। उसका रीजन ये है कि पिछले 4 दिनों से इसकी रेंज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रही है। और आज अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक से लेकर सभी बैंकों में अच्छी तेजी बनी है। मुझे लगता है कि इसमें देखिए 3 स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक सबसे पहले जो अच्छा लग रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि उसमें भी क्लैरिटी आ गई है कि वो एग्जैक्टली आगे जाके क्या करने वाला है। करंट लेवल से 1428 1430 में इसे खरीदा जा सकता है। वापस से एक बार 1470 1475 के लेवल्स नजर आते हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता है कैनरा बैंक यहाँ पे तेजी बनेगी। 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक फ्लैट रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना रहा है। अपर रेंज 116 120 के करीब की है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। और लास्टली मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इस बार का आउट परफॉर्मर रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मुझे लगता है 825 में अगर खरीदते हैं तो कम से कम 855 से लेकर 865 तक के लेवल्स वो दिखा सकता है। ओके, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत जी। एक काम करते हैं, अब इस शो को यहीं समेट लेते हैं। मार्केट में फिर एक रैली की उम्मीद, और बैंक निफ्टी उसको लीड करता हुआ 55,400 के ऊपर बैंक निफ्टी एक बार फिर से 24,650 को रिक्लेम कर रहा है। तो मोमेंटम है मार्केट में इस समय। अब देखते हैं मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करेगा या नहीं। श्रेया और कंचन अगला शो लेकर आएंगे आपके लिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन।